Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today's topics are oligosaccharides and polysaccharides. Oligosaccharides are basically the carbohydrates which have around 3 to 10 subunits of carbohydrates. ठीक है, तो इसमें कुछ बुक्स में 2 to 10 भी लिखा हुआ है, 3 to 10 भी लिखा हुआ है, तो दोनों ऑप्शन जो हैं वो ठीक हैं. ठीक है, इसमें ओलिगोसेक्राइड्स की इम्पोर्टेंस ये है कि दीज आर ऑफन अटैच्ड टू प्रोटीन्स और लिपिड्स टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स रिस्पेक्टिवली. ठीक है, इसमें जो नाइट्रोजन के साथ जो ओलिगोसेक्राइड्स अटैच होते हैं, दीज आर अटैच्ड वाया एस्पेरेजिन अमाइनो एसिड, और जो ऑक्सीजन के साथ अटैच होते हैं, दीज आर अटैच्ड वाया थ्रियोनिन और सीरीन और हाइड्रोक्सिल आयनॉन लिपिड्स. Oligosaccharides that are covalently attached to proteins or to membrane of lipids may be linear or branch chained. Oxygen link oligosaccharides जो है ना, they have a complex variability and they are attached to protein by a glycosidic bond between a sugar residue and a serine or threonine hydroxyl group. And oxygen link oligosaccharides have roles in recognition of different substances, interaction between other molecules, and enzyme regulation. एक ग्लाइकोप्रोटीन कंपाउंड है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन इज अ कॉमन ऑक्सीजन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन सीरीन और थ्रियोनिन रेजिड्यूज. मतलब ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है ना, सेरीन और थ्रियोनिन, आपको पता है कि क्या है, दीज आर अमाइनो एसिड्स. तो इनके साथ अमाइनो एसिड्स के साथ जो भी कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है ओलिगोसेक्राइड, दैट इज लिंक थ्रू ऑक्सीजन एटम. ऑक्सीजन एटम ने बीच में ब्रिज बनाया हुआ है और वो बीच में साथ अटैच हुआ हुआ है, इसलिए उसको ऑक्सीजन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन सीरीन और थ्रियोनिन रेजिड्यूज कह रहे हैं. Many cellular proteins, for example, enzymes and transcription factors, are regulated by reversible uh, N-acetyl glucosamine attachment. और समटाइम्स इसकी जो अटैचमेंट है N-acetyl glucosamine की with proteins, it alternates with phosphorylation. ठीक है, फॉस्फोराइलेशन आइदर फॉस्फोराइलेशन से उसके स्टिमुलेटरी फैक्टर्स हो सकते हैं या फिर फॉस्फोराइलेशन से उसके इनहिबिटरी फैक्टर्स भी हो सकते हैं. जो नाइट्रोजन लिंक ओलिगोसैकेराइड्स है ना, दीज आर बेसिकली कॉम्प्लेक्स एंड ब्रांच स्ट्रक्चर्स. और ये किस तरह से अटैच होते हैं कि फॉर एग्जांपल एस्पेरेजिन के साथ अगर लगा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, तो वो नाइट्रोजन ब्रिज के साथ की हेल्प से लगा हुआ है. और इसमें हम जो नाइट्रोजन लिंक ओलिगोसैकेराइड्स हैं, इसमें हम और मोनोसैकेराइड्स भी ऐड कर सकते हैं. और कैरेक्टरिस्टिक ब्रांच स्ट्रक्चर उसका होता है, ये देखें, ये ब्रांच स्ट्रक्चर की एक एग्जांपल दी हुई है कि इट इज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एन ओलिगोसैकेराइड. आप लोगों को पूरे नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें से देख लें कि इसमें कौन, बस एक एक चीज आपको पता हो कि एन एसिटाइल न्यूरामिनेट के साथ लैक्टोज अटैच है, फिर एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है और उसके साथ मैनोज है और फ्यूकोज है. ये मिलके जब अटैच होते हैं आपस में, तो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. फिर दैट इज द बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स. ये मैंने काफ़ी सारी बुक्स से कंबाइन करके जो है वो बनाई हुई है.
These are 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि ओलिगोसेकेराइड्स की वैसे तो इतना कोई पूछता नहीं है, लेकिन इसकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये अक्सर पूछ ली जाती है आपसे वाइवा में भी और एग्जाम में भी। 1 और 2 मार्क्स की आपसे पूछ सकते हैं या 3 मार्क्स की, डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का उन्होंने बनाया हुआ है इसका स्टेम। बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? पॉइंट नंबर 1 ये है कि सिक्रेटेड प्रोटीन्स लाइक एंटीबॉडीज एंड कोagulation फैक्टर्स also contain oligosaccharide units. Certain hormones contain oligosaccharide units with terminal sialic acid residues हैं उसके अंदर। ओलिगोसेकेराइड यूनिट्स का बेसिकली ये क्यों, ये जब लगे हुए होते हैं ना किसी भी चीज़ के साथ, इधर ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और ग्लाइकोलिपिड्स हैं, तो उसके साथ इसका लगाने का मकसद ये होता है कि ये आपको टाइम पीरियड आपको पता चल जाता है क्यों कि ये प्रोटीन जो है ओलिगोसेकेराइड अगर किसी भी प्रोटीन के साथ लगा होगा तो वो प्रोटीन जो है वो ये डिटेक्ट कर लेती है कि ये प्रोटीन सर्कुलेशन में जाएगी या नहीं जाएगी। क्योंकि ओलिगोसेकेराइड्स कहाँ पे अटैच होते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में या गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जब वो अटैच हो जाते हैं तो वहां से सिक्रेटरी वेजिकल्स बनते हैं और सिक्रेटरी वेजिकल्स हैं फिर बाहर आना होता है। तो ओलिगोसेकेराइड्स की अटैचमेंट के बाद ही कोई प्रोटीन ये या लिपिड जो है वो उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो बाहर निकलेगी, क्योंकि ओलिगोसेकेराइड विल हेल्प दैट प्रोटीन और लिपिड टू गेट आउट ऑफ द सेल एंड परफॉर्म इट्स फंक्शन जहां भी उसने जाना है। जो ओलिगोसेकेराइड की जो भी डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी है दैट सजेस्ट that they are functionally very important molecules and they all function in molecular targeting and cell to cell recognition because जब ये मेम्ब्रेन्स पे ओलिगोसेकेराइड्स लगे होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, मैंने आपको पहले बताया था कि ओलिगोसेकेराइड्स की अटैचमेंट होती है, उसकी चेन्स लगी हुई होती हैं। तो वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगी हुई होती हैं वो सेल टू सेल को डिफरेंट सब्सटेंसेस जो भी उसके आसपास आती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, उसको अटैच करने में हेल्प करती हैं। जो इंटरनल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, they have covalently attached oligosaccharides on their external surfaces, and oxygen linked oligosaccharides have roles in recognition, interaction and enzyme regulation. These are the 6 points of oligosaccharides biomedical importance. कुछ ओलिगोसेकेराइड्स की एग्जांपल्स हैं। इसमें आपको एक एक नाम जो है वो याद होना चाहिए क्योंकि ओलिगोसेकेराइड्स, एक बार एक एग्जामिनर आई थी, उन्होंने काफ़ी ओलिगोसेकेराइड्स को टाइम दिया था और काफ़ी एग्जांपल्स वगैरह पूछी थी। ठीक है, तो इसमें ट्राइसेकेराइड की एग्जांपल है रेफिनोज, टेट्रासेकेराइड की एग्जांपल है स्टेकियोज, पेंटासेकेराइड की एग्जांपल है वर्बेस्कोज और हेक्सासेकेराइड की एग्जांपल है एजुकोज। ओलिगोसेकेराइड क्योंकि ऑड कंपाउंड है ना, तो इनके नाम भी बड़े ऑड से हैं। ये भी आपको याद ही करने पड़ेंगे। चलो अब आप 5 मिनट की ब्रेक ले लो, फिर पॉलीसेकेराइड्स में आपको स्टार्ट कराती हूँ।
Now we start the polysaccharides. Monosaccharides are basically present in fruits, vegetables, honey and nuts. Disaccharides जो हैं वो sugars और milk के अंदर हैं, और polysaccharides जो हैं वो these are basically in starchy foods, for example rice, potatoes, corn and wheat. Polysaccharides are larger than 10 monosaccharide units and can reach up to thousands of units. These are classified as homopolysaccharides and heteropolysaccharides. Homopolysaccharides are the polymers of a single monosaccharide. Examples इसकी कौन-कौन सी हैं? Starch, cellulose, dextrins and dextrans. And heteropolysaccharides are polymers of more than one type of monosaccharides. These are gums, mucilages, agar, algin and pectin substances. Important polysaccharides कौन-कौन से हैं? Homopolysaccharides में important polysaccharides सबसे जो हैं these are glycogen and starch. होमोपोलिसैकेराइड्स में ग्लाइकोजन को पहले डिस्कस कर लेते हैं. ग्लाइकोजन जो है आपको पता है कि इट इज़ एन एनिमल स्टार्च and it is present in liver and muscles. Structure resembles amylopectin, but glycogen has more branched and compact molecule. It has a branch structure and it has alpha 1,4 and alpha 1,6 glycosidic linkage. And during fasting जो भी sugar हमें help करती है to maintain our energy levels is glycogen. And it gives red color with iodine, and it is not destroyed by potassium hydroxide and sodium hydroxide. ये पॉलीसेकेराइड्स का स्ट्रक्चर है. इसमें स्टार्च शो किया हुआ है एंड सेलुलोज. स्टार्च एंड सेलुलोज आर अनब्रांच स्ट्रक्चर व्हाइल ग्लाइकोजन इज ब्रांच स्ट्रक्चर. इसमें ये देखेंगे कि ये जगह जगह थोड़ी सी स्टेम्स निकली हुई हैं. These are this shows this glycogen has a branch structure. फिर स्टार्च की बात कर लेते हैं. स्टार्च जो है दिस इज अ वेरी commonly ingested carbohydrate. It has two polysaccharide units. For these are amylose and amylopectin. Amylose form hydrated micelles. Hydrated micelles का मतलब ये है कि amylose सेंटर में होगा और उसके साइड पे वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हुए होंगे. तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको कहते हैं हम माइसेल्स. छोटी छोटी गोलियां बन जाती हैं, गुठलियां सी. दिस इज अ हाइड्रेटेड माइसेल्स होते हैं amylose के. इट हैज 1,4 glycosidic linkage. Mylopectin on the other hand is more branched and abundant, and it has 1,4 and 1,6 glycosidic linkage. Starch is a non-reducing sugar, and it does not form Mosa zone crystals because of free aldehyde groups are not present in it. And जो enzymes starch pack करते हैं, these are amylase, maltose, maltotriose and dextrins. Both salivary and pancreatic amylase जो हैं they can hydrolyze starch. This is a simple figure which shows के starch कहाँ कहाँ present है. एक तो ये कि grains में होता है ये starch. जितने भी tuberous substances है ना उसके अंदर starch होता है. like ये potatoes हैं, sweet potatoes हैं, और ये कोलोकेसियाज हैं. इस सब के अंदर जो है वो starch होता है. ठीक है. फिर ग्लाइकोजन ग्रेनुल जो हैं these are present in human liver cells. और सेलुलोज तो आपको पता है कि ये प्लांट्स की सेल वॉल्स में होता है. फिर कुछ होमोपोलीसेकेराइड्स हैं. these are dextrins.
डेक्स्ट्रिन की क्या एग्जांपल है? इट इंक्लूड्स माइलोडेक्स्ट्रिन्स एंड इट हैज़ अ वेरी स्वीट टेस्ट एंड इट इज़ प्रेजेंट इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। अभी सॉफ्ट ड्रिंक का आप लेबल पढ़े ना पीछे से, तो उसके ऊपर डेक्स्ट्रिन लिखा होता है। ये बच्चों के मिल्क फार्मूलाज में भी डेक्स्ट्रिन की प्रोडक्ट्स जो हैं वो डाली हुई होती हैं। डेक्स्ट्रेंस हैं, उसके बाद डेक्स्ट्रेंस आर विस्कस सब्सटेंसेस एंड इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सुक्रोज बाय सर्टेन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, बेस्ट नोन बैक्टीरिया जो हैं जिसमें मेसेंटोइड्स हैं और स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस हैं। डेंटल प्लाक जो है दैट इज रिच इन डेक्स्ट्रेंस। तो ये आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेंटल प्लाक आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें डेक्स्ट्रेंस भी होता है। फिर डेक्स्ट्रेंस को हम एज प्लाज्मा एक्सपेंडर्स भी यूज़ करते हैं ड्यूरिंग शॉक ट्रीटमेंट। शॉक क्या चीज़ है कि जब बंदा कोलैप्स कर जाए, यानी उसका बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाए या उसमें से ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा निकल जाए, या फिर ये कि कोई इन्फेक्शन बॉडी में हो और वो बहुत ज़्यादा फैल जाए और बंदा सेप्सिस में चला जाए, तो उस केस में शॉक हो जाता है बंदे को। और दीज आर आल्सो यूज एज लुब्रिकेंट इन आई ड्रॉप्स। फिर सेलुलोज क्या चीज़ है? सेलुलोज इज अ चीफ ऑर्गेनिक मैटर। All the plants around us have cellulose in them, and it is an unbranched polymer of beta D glucopyranose joined through 1,4 linkage. ये जो सारी linkages है ना, ये आप लोगों ने याद रखनी है। और ये अपने रूम्स में ना सारी लिंकेजेस जितनी भी हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, क्योंकि ये लिंकेजेस बहुत पूछी जाती हैं। और जब भी आप लोगों ने केमिस्ट्री का पूछा जाएगा कि राइट डाउन दी बायोकेमिस्ट्री ऑफ फ्रुक्टोज या ग्लूकोज, तो उसमें आपने लिंकेजेस बतानी है। या डाइसेक्राइड्स पे आपको नोट आता है तो आप लोगों ने लिंकेजेस बताएंगे, क्योंकि बेसिक बायोकेमिस्ट्री तो यही है ना। तो ये अपनी रूम में जहाँ आपकी सबसे ज़्यादा नज़र पड़ती है ना, वहाँ पे एक पेज पे सारी लिंकेजेस लिख के ना एक टेबल सा बना के तो वो पेस्ट कर लें, और उसको आपकी जब जब नज़र पड़ेगी तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। ठीक है। सेलुलोज है पैरेलल चेन्स दैट फॉर्म फिब्रिल्स, provides bulk and fiber to human food, and provides roughage and satiety. Humans cannot digest it due to lack of cellulase enzyme. Hemicellulose resembles cellulose, but it is more soluble and more easily decomposed. ओके जी, ये तो छोटी सी बात थी होमोपोलीसेक्राइड्स की। अब हेट्रोसेक्राइड्स रह गए हैं आप लोगों के। चलो आप 2-3 मिनट्स की ब्रेक ले लो, फिर हेट्रोसेक्राइड्स में आपको करवाती हूँ। ओके जी, मैं स्टार्ट दी हेट्रोपोलीसेक्राइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेफिनेशन है। Heteropolysaccharides are formed by combining carbohydrates with non-carbohydrates or carbohydrate derivatives. Examples include glycoproteins, glycolipids, and mucopolysaccharides. Classification इसकी क्या है कि nitrogenous heteropolysaccharides are basically mucopolysaccharides and they may be neutral or acidic. And acidic आगे further classified into sulfate free and sulfate containing. ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन्स आते हैं इसमें, जिसको हम गैग्स कहते हैं, ग्लाइको कॉन्जुगेट्स आते हैं और म्यूसिलेजेस। These all are included in हेट्रोपोलीसेक्राइड्स। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें गैग्स हैं। गैग्स इज a range of polysaccharides containing amino sugars which are monosaccharides in which hydroxyl group is replaced by amino group.
गैग्स आर बेसिकली, इसकी केमिस्ट्री क्या है कि दीज आर कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग डाइसैकेराइड यूनिट्स, एसिडिक शुगर एंड अमाइनो शुगर। अमाइनो शुगर जो इसमें हो सकती है वो दो टाइप्स की हो सकती है, आइदर इट इज डी ग्लूकोसामीन और डी गैलेक्टोसामीन। एंड अमाइनो शुगर के साथ एसिटाइल ग्रुप भी अटैच हो सकता है, एंड दे में बी एसिटाइलेटेड एंड सल्फेट ग्रुप भी अटैच हो सकता है, एंड दे में बी सल्फेटेड। एसिडिक शुगर्स ऑन द अदर हैंड, उसमें कौन कौन सी होती हैं, डी आइड्रोनिक एसिड, एल आइड्रोनिक एसिड और डी ग्लूकुरोनिक एसिड। Acidic sugars contain carboxyl group negatively charged with and sulfate group which gives negative charge to GAGs. स्ट्रक्चर ऑफ गैग्स अगर सिंप्लीफाई करना हो तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लाइक दीज आर लीनियर पॉलीमर्स एंड दे आर हेट्रोपोलीसैकेराइड्स, एंड इसमें रिपीटिंग डाइसैकेराइड यूनिट है ए बी होल पावर एन। इसको आप रिपीट करते जाएं तो वो गैग्स का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ए और बी क्या चीज़ है इसमें, यूरानिक एसिड और ग्लूकोसामीन। यूरानिक एसिड जो भी एसिडिक शुगर है आपके पास वो क्या हो सकती है, डी आइड्रोनिक एसिड और एल आइड्रोनिक एसिड, डी ग्लूकुरोनिक एसिड और एल आइड्रोनिक एसिड एक्सेप्ट इन केराटिन सल्फेट। और ग्लूकोसामीन कौन सी हो सकती है, यानी अमाइनो शुगर, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। ये एसिडिक शुगर है, इसकी एसिटाइलेशन जो है वो इस डायग्राम में शो की हुई है। अब ये आप लोगों ने नहीं करनी, बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि एसिडिक शुगर की एग्जांपल कौन सी है और बेसिक और अमाइनो शुगर के में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गैग्स की जिसको हम कहते हैं रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब यह है कि कोई सब्सटेंस जो है वो उसकी लेयर्स इस तरह की हों कि वो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकें। तो किस वजह से हैं, दीज आर ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इन gags which repel each other in extended solutions, and these are surrounded by water molecules and they are slip past each other like magnets of same polarity. और जब हम इनको कंप्रेस करते हैं गैस को तो इसमें से पानी सारा बाहर निकल आता है, एंड ऑन डीकम्प्रेशन दे रीगेन देयर ओरिजिनल शेप। एंड ये रेजिलियंस की प्रॉपर्टी क्यों इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए, इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज रिवर्सिबल कंप्रेसिबिलिटी अकाउंट्स फॉर रेजिलियंस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड एंड विट्रियस ह्यूमर ऑफ आई। जो भी हमारी आंखों के अंदर जो भी सॉल्यूशंस है ना, और जॉइंट्स के अंदर जो सॉल्यूशन है साइनोवियल फ्लूइड, और आंखों के अंदर जो विट्रियस ह्यूमर है, दैट इज प्रोवाइडेड विद गैग्स, और उसकी वजह से उसमें रेजिलिएंट या कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी आती है। क्लासिफिकेशन गैग्स की, इसके लिए नमूनिक है CDK3H। ठीक है, दे आर क्लासिफाइड इनटू 6 क्लासेस: chondroitin sulfate, dermatin sulfate, keratin sulfate, heparin and hyaluronic acid. And they are present in combination with extracellular protein through covalent bonds. फिर ये डिफरेंट लोकेशंस हैं, इसमें आपको एक एक लोकेशन आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि समटाइम ये ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस की लोकेशन भी आ जाती है। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट एज इट्स नेम इंडिकेट्स कि ये कॉन्ड्रा से रिलेटेड है, और कॉन्ड्रा मतलब बोन से रिलेटेड है। तो ये कौन कौन सी चीज़ों में है, ये कार्टिलेज में है, टेंडन में है, लिगामेंट्स में और एओर्टा में। फिर डर्मेटिन सल्फेट, डर्मा से याद रखें कि स्किन में है, स्किन वाली चीज़ों में है, स्किन में है, ब्लड वेसल्स में है और हार्ट वेल्स में है। केराटिन सल्फेट कार्टिलेज में और कॉर्निया में। हेपरिन सल्फेट बेसमेंट मेम्ब्रेन्स और सेल सरफेसेस में। हेपरिन जो है वो मैस्ट सेल्स के अंदर है, एंड इट एक्ट्स एज एंटीकोगुलेंट इन मैस्ट सेल्स। फिर हाइलुरोनिक एसिड है, हाइलुरोनिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इन जॉइंट्स एंड कार्टिलेज, एंड अम्बिलिकल कॉर्ड और विट्रियस ह्यूमर ऑफ आई में भी हाइलुरोनिक एसिड होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्ड्राइटिन सल्फेट की। इट इज द मोस्ट अबंडेंट गैग इन द बॉडी एंड इट इज फाउंड इन कार्टिलेज, tendon and ligaments and aorta. It forms proteoglycan aggregates of non-covalently with hyaluronic acid.
कार्टिलेज में क्या होता है कि कॉन्ड्राइटिन सल्फेट जो है वो उसको टाइटली बाइंड करता है और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इसकी वजह से बनता है। फिर डर्माटिन सल्फेट है, इसमें इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग डाइसैकेराइड यूनिट्स and it has N-acetylgalactosamine and L-iduronic acid, and it is found in skin, blood vessels and heart valves. फिर केराटिन सल्फेट है, इट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड गैलेक्टोज, यूरोनिक एसिड नहीं है इसके अंदर। सल्फेट कंटेंट वेरीज एट C6. These are the most heterogeneous compounds as they contain L-fucose, N-acetyluramic acid and mannose. जो केराटिन सल्फेट टाइप 2 है ना, इट इज फाउंड इन लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड केराटिन सल्फेट 1 इज फाउंड इन कॉर्निया। फिर hyaluronic acid, it is composed of N-acetylglucosamine and glucuronic acid. It is different from other gas because it is unsulfated and it is non-covalently attached to proteins, and it is also found in bacteria. It acts as a lubricant and a shock absorber in synovial fluid, vitreous humor of eye, umbilical cord, loose connective tissue of skin and cartilage. फिर heparin है, it is composed of disaccharide units of glucosamine and glucuronic acid, और L-iduronic acid भी हो सकता है इसके अंदर। It is bound in sulfamide linkages. सल्फेट ग्रुप जो है वो इसमें C3 और C6 के बीच में हो सकता है, या C2 ऑफ यूरानिक एसिड पे लगा होता है। बाकी सारी गैस जो हैं, these are extracellular, but heparin is on heparin is the only gas which is present in intracellular mast cells के अंदर होता है, and lines the arteries, liver, lung and skin, and it serves as a anticoagulant. इसका क्या फायदा है आर्टरीज और ये mast cells के अंदर होने का, कि ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। फिर हेपरिन सल्फेट है, सेम एज हेपरिन, इसकी सारी केमिस्ट्री एक्सेप्ट ग्लूकोसामीन एसिटाइलेटेड, और फिर सल्फेट ग्रुप इसमें कम है। And these are extracellular gas found in basal membrane and also occur as a component of cell surfaces. फिर functions of gags in the body, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने काफ़ी सारी बुक से इकट्ठे किए हुए हैं। Functions of gags कौन कौन से हैं? First of all, it acts as a barrier in tissues. Hyaluronic acid का ये function है। Acts as a lubricant in tissue. It is also the function of hyaluronic acid. And role in cell migration and embryonic tissue. That is also a function of hyaluronic acid. Role as anticoagulant, heparin. Role as a coenzyme. Heparin acts as a coenzyme for an lipoprotein lipase enzyme. And it has a role in compressibility of cartilage, chondroitin sulfate, a role in the sclera of the eye, dermatin sulfate, and role in corneal transparency, that is due to keratin sulfate. There are some diseases जिसको हम कहते हैं mucopolysaccharidosis. These are due to inherited enzyme defects, which results in widespread deposits of mucopolysaccharides in tissues and excessive excretion of mucopolysaccharides in the urine. Patients show skeletal changes, mental retardation, visceral involvement and corneal clouding. विसरल इन्वॉल्वमेंट का क्या मतलब है? ये विसरा जो है हमारे जैसे जो सॉलिड ऑर्गन्स है ना, लाइक लिवर है, स्प्लीन है, these are all affected due to mucopolysaccharidosis. There are 6 different types of mucopolysaccharidosis. These are
पेशेंट्स इसमें स्केलेटल चेंजेस के साथ आते हैं, मेंटल रिटार्डेशन होती है उनको, विसरल इन्वॉल्वमेंट होती है लाइक हेपेटोस्प्लीनोमेगली होती है, स्प्लीन और लिवर का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, एंड कार्डियोपल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, कॉर्नियल क्लाउडिंग होती है और हियरिंग लॉस भी होता है ऐसे लोगों में। फिर ये म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस के डिफरेंट टाइप्स हैं। इसमें जो है आप लोगों को टाइप्स का पता होना चाहिए, हर्लर सिंड्रोम और हंटर सिंड्रोम, ये ज़्यादा पूछा जाता है, और इसमें आप लोगों ने देखना है कि एंजाइम कौन सा डेफिशिएंट है। अब म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस 1 जो है दैट इज़ हर्लर सिंड्रोम, इसमें जो एंजाइम डेफिशिएंट दैट इज़ अल्फा एल आइड्यूरोनाइडेज, और इसमें जो भी यूरिनरी कंपोनेंट जो गैग्स का निकलेगा यूरिन के अंदर, उसमें डर्मेटिन सल्फेट आएगा और हेपरिन सल्फेट आएगा। ठीक है, फिर म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स 1HS टाइप जो है वो हर्लर शीयर सिंड्रोम, इसमें भी सेम एंजाइम एब्सेंट है और इसमें भी यूरिनरी मार्कर भी सेम है। फिर म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स 1S जो है दैट इज शीयर सिंड्रोम, इसमें भी सेम एंजाइम है और सेम ही यूरिनरी मार्कर है। फिर म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स 2A जो है दैट इज हंटर सिंड्रोम, उसकी सिवियर फॉर्म जो है जो उसमें आइड्यूरोनेट सल्फेटेज एब्सेंट होगा एंजाइम, एंड यूरिनरी मार्कर इज द सेम डर्मेटिन सल्फेट एंड हेपरिन सल्फेट। फिर म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस टाइप 2B जो है उसमें माइल्ड टाइप ऑफ हंटर सिंड्रोम, उसमें आइडोनाइडेज सल्फेटेज होगा और सेम यूरिनरी मार्कर है। फिर म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस टाइप 3A जो है उसमें सैन फिलिपो सिंड्रोम है, एंड हेपरिन एंड सल्फेटेज और हेपरिन सल्फेट जो है दैट इज द यूरिनरी मार्कर। ये आपको किस तरह से पूछे जा सकते हैं कि सिंपल क्लासिफिकेशन भी आ सकती है, या फिर एमसीक्यूज में ज़्यादातर ये आते हैं कि कोई सिनेरियो बना देते हैं और उसमें पूछते हैं कि भाई कौन सा एंजाइम एब्सेंट होगा, तो उसमें ये ऑप्शंस लिखी हुई होंगी तो आप लोगों ने देखना होगा कि कौन सा एंजाइम एब्सेंट है। So that is all about heteropolysaccharides and oligosaccharides. If any question you can ask.